नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन एचआरएम की यूनिट नंबर 5 के बारे में। देखिए, काफी लेंथी यूनिट रहने वाली है, तो ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि आप अपने पेपर से पहले केवल उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, केवल उन्हीं टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो ये आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसको हम लोग वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोग एचआरएम को पढ़ते हैं तो इससे पहले उम्मीद करता हूं आप लोगों ने तमाम यूनिट्स देख ली होंगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 मेरे हिसाब से आ गया होगा, और इसके बाद आपको यूनिट नंबर 5 देखने को मिलेगा, फिर आपको यूनिट 2 और उसके बाद यूनिट 4 देखने को मिलेगा। यानी कि 5 यूनिट में आपका ये पूरा पेपर डिवाइड रहेगा, और पांचों यूनिट के अंदर से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको कवर करा रहा हूं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, वन शॉट वीडियो कम से कम 6-7 घंटे का बनता, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एचआरएम के अंदर आपकी जो यूनिट नंबर 5 है उसका टाइटल रहने वाला है इंप्लॉयज मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड द इमर्जिंग होरिजोन। ये कुछ 3-4 अलग अलग डोमिनेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि ये यूनिट काफी लेंथी रहने वाली है, करीब 4 से 5 चैप्टर इसके अंदर डाले गए हैं। अब ऐसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड सवाल रहता है, आपको एक्सप्लेन करना है एचआर ऑडिट क्या होता है, माने एचआर ऑडिट होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, और उसकी लिमिटेशंस क्या रहने वाली है। पूरे पूरे 9 नंबर के लिए सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपसे क्या क्या पूछा गया। एचआर ऑडिट की डेफिनेशन पूछी गई है, फिर आपके प्रोसीजर्स पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, बेनिफिट्स और लिमिटेशन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग एचआर ऑडिट की डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एचआर ऑडिट अपने आप में एक ऐसा सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, सिस्टम और प्रोसीजर को लेकर के। माने ये अपने आप में एक एग्जामिनेशन होता है। कैसा एग्जामिनेशन? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पॉलिसी, प्रैक्टिस, सिस्टम या प्रोसीजर से जुड़ा रहता है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इट इज डन बाय आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस इन एन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड एंश्योर कंप्लायंसेस विद द लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। 3 बातें यहां पे बताई गई है। इसका मेन जो आपका मोटिव रहने वाला है एचआर ऑडिट का, वो आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, किसकी? किसी भी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की, और एंश्योर करना कंप्लायंसेस विद द लॉ, कि एग्जैक्टली उसके कंप्लायंसेस विद द लॉ क्या रहने वाले हैं, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर है? तो एचआर ऑडिट के बारे में अगर आप इतना लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट ये रहने वाला है। तो ये आपका एचआर ऑडिट से रिलेटेड सवाल रहा, जिसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं एचआर ऑडिट की ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफी ऑब्जेक्टिव मैंने एचआर ऑडिट के यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लायंसेस चेक करना। किसके साथ? लॉ के साथ कंप्लायंसेस चेक करना, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के लॉ के साथ कंप्लायंसेस को चेक करना, प्लस में जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके साथ कंप्लायंसेस को चेक करना। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, एंश्योर एचआर पॉलिसीज फॉलो लेबर लॉ, रेगुलेशंस एंड द स्टैंडर्ड्स, माने जो एचआर पॉलिसीज आपकी बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका कंप्लायंसेस कैसा है लेबर लॉ के साथ, माने वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये किसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है? ये आपके एचआर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। वही अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, माने परफॉर्मेंस का एक तरीके से मेजरमेंट यहां पे होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, एक एफिशिएंसी होता है, एक इफेक्टिवनेस होता है। तो जो आपकी एचआर प्रैक्टिसेस है, यहां पे इस चीज का मेक श्योर किया जाता है कि आपकी एचआर प्रैक्टिसेस इफेक्टिव भी हो नेचर में और एफिशिएंट भी हो। माने आप लोग इसको क्या कह सकते हो? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कह सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आइडेंटिफाइंग द गैप्स। आइडेंटिफाइंग द गैप्स का
मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो स्किल चाहिए प्लस में जो आपका ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है उसके पास जो स्किल है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, अलग अलग मोड से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, ताकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है वो अकम्प्लिश कर सके उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफाइंग द गैप्स। और अगला रहने वाला है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, माने मेक श्योर एचआर स्ट्रेटजीज अलाइन विद द बिजनेस गोल्स, माने जो एचआर पॉलिसीज है उनको कुछ इस तरीके से अलाइन किया जाए कि वो किसके साथ मैच कर सके, किसके साथ एक तरीके से अलाइन हो सके, वो बिजनेस के गोल के साथ अलाइन हो सके। क्लियर, काफी अहम ये पॉइंट रहने वाला है। इसके बाद अगला रहने वाला है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई लीगल रिस्क एंड द एरियाज ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज डिससैटिस्फैक्शन, माने यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि लीगल रिस्क क्या रहने वाला है, और हमें ये देखना है एग्जैक्टली कौन से एरिया के अंदर हमारे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज है वो डिससैटिस्फाई है, माने उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन का भाव आ रहा है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स तमाम एचआर ऑडिट के क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे अहम जो रह जाता है वो होता है आपका एचआर ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहने वाला। देखिए एचआर ऑडिट का जो प्रोसीजर है वो करीब करीब 6 स्टेप में रहता है। 6 के 6 स्टेप आपको याद करके जानी है। सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमाइन द ऑडिट स्कोप, सबसे पहले ये आपकी स्टेप रहेगी। उसके बाद एचआर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद रिव्यू और एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसके बाद इसके आपके जो ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे जो जो इंप्रूवमेंट है उनको रिकमेंड किया जाता है, और फाइनली क्या किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है। माने अगर आप लोग देखेंगे स्टेप 1 से लेकर के और 6 तक चले गए, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एचआर ऑडिट के अंदर कितनी एचआर ऑडिट का प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर 6 स्टेप रहती हैं। डिटरमाइनिंग द ऑडिट स्कोप, कलेक्ट द एचआर डेटा, रिव्यू एंड एनालाइज, प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट एंड द फॉलो अप। क्लियर है, इनको याद कर लीजिएगा। अगर और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो सभी बातें लिखी हुई है, और एज यूजुअल जो हमारी लैंग्वेज होती है उनके अंदर मैंने यहाँ पे सारी बातें इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रोसीजर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब किसकी बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले, देखिए लीगल कंप्लायंसेस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है अगर एचआर ऑडिट होता है। इंप्रूव्ड एचआर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात हुई थी, दो टर्म मैंने यहाँ पे यूज की थी, एक इफेक्टिवली, एक एफिशिएंसी, ठीक है, दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी यहाँ पे रहता है, इंप्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, बताया ना कि एग्जैक्टली किस एरिया में वो डिससैटिस्फाई है, वहां पे काम करना, इंप्रूव करना, जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क। क्लियर है, तो कुछ माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आने हैं, जो अक्सर यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल लिमिटेशन रहने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने सही बातों पर चर्चा की है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, माने एक लंबा टाइम लगता है एक एचआर ऑडिटर को इन तमाम जितने भी प्रोसेस है उसको अंजाम देने के लिए। काफी कॉस्टली भी रहता है, क्योंकि हमें जितने भी प्रोफेशनल ऑडिटर्स है उनको हायर करना पड़ता है और एक्सटेंसिव रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इसके बाद रेसिस्ट फ्रॉम द स्टाफ, अब यहाँ पे क्या होता है, इंप्लॉयज में फियर एक्सपोजर ऑफ फ्लो और एक क्रिटिसिज्म। यहाँ पे सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म का, एक्सपोजर का क्या रहता है, डर रहता है, फियर रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, स्टाफ रेसिस्ट करता है किसको, एचआर ऑडिट को। डाटा इनएक्यूरेसी, मान लीजिए जो एचआर ऑडिटिंग होती है ये सारी की सारी डेटा बेस्ड होती है, और डेटा में अगर गड़बड़ हुआ ना तो पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड एक रहता है इंप्लीमेंटेशन गैप, हमेशा इन चीज को एचआर ऑडिट को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकली हमेशा इनको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लिमिटेशन है जो एग्जाम में आपको लिख के आनी है। टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है, कॉस्टली रहने वाला है, रेसिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ देखने को मिलता है, डेटा एक्यूरेसी देखने को मिलता है, इंप्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है। तो ये एक सवाल है, लेकिन मैंने एक सवाल के अंदर काफी चीजों को इकट्ठा कर दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी और यहां तक क्वेश्चन आपके जहन में, दिमाग में बैठ गए होंगे और आप लोग डेफिनेटली इनको मेमोराइज करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जुड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे बताना है HRIS। HR का
मतलब ह्यूमन रिसोर्स, आईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, माने एचआरआईएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ द एचआरआईएस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड द फंक्शन। तीन सवाल एक साथ पूछे गए, देखेंगे तो चार हैं। सबसे पहले एचआरआईएस को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशंस को, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा फीचर्स को, फिर हमें किसको एक्सप्लेन करना है, फंक्शन को। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एचआरआईएस ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है या डेटाबेस होता है, ध्यान रखिएगा। एचआरआईएस अपने आप में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है या एक डेटाबेस है जिसको यूज किया जा सकता है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। किससे जुड़ी हुई, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई। क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर सिस्टम या डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या है, इट हेल्प इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, ये एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, स्ट्रीमलाइन एचआर ऑपरेशंस के अंदर हेल्प करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल टाइम एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है, यानी कि रियल टाइम में जो हमारे पास एम्प्लॉयज है उनका डेटा मैनेज रहे रियल टाइम में। तो ये सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर, एप्लीकेशंस क्या रहने वाली है। देखिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो यही है कि एप्लीकेशन एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है, यानी कि एम्प्लॉय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को कलेक्ट से करके स्टोर करने तक का काम किसका रहता है, एचआरआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर भी ये काफी हेल्प करता है। अटेंडेंस एंड द लीव मैनेजमेंट, यानी कि अटेंडेंस की सिस्टम जो है, आप पहले जो रजिस्टर की मगजमारी होती थी वो सब हटा दी गई, इससे बहुत आसान कर दिया है अटेंडेंस सिस्टम को। प्लस में जो लीव मैनेजमेंट है उसको भी बहुत आसान कर दिया है, किसने, जो आपका एचआरआईएस रहने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक अपैरेजल सिस्टम होता है, यानी कि स्पोर्ट अपैरेजल फीडबैक सिस्टम और गोल सेटिंग होता है, जो आपकी डेफिनेट सी बात है परफॉर्मेंस को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। पेरोल प्रोसेसिंग को आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आप लोग लिख सकते हैं, एचआर एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स को आप लोग लिख सकते हैं एंड कंप्लायंसेस एंड द लीगल मैनेजमेंट। इसके ऊपर तो हम लोग 3-4 बार चर्चा कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एरिया लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप इस तरीके से चार्ट बना के आते हैं, इस तरीके से टेबल बना के आते हैं, सेम ऐसे लिख के आते हैं और अंडरलाइन करते हैं एक एक की पॉइंट को, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। अब एक सवाल और पूछा जाता है जो आपसे पूछा गया है, एचआरआईएस की फीचर्स बताइए। देखिए आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहता है, एक ही जगह सारा डेटा आपको एक क्लिक में आपको मिल जाता है, प्लस में डेटा सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है और कॉन्फिडेंशियलिटी हो रहती है, माने डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। ऑटोमेशन के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाता है, एचआरआईएस किसको सपोर्ट करता है, ऑटोमेशन को। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसका रहता है, सेल्फ सर्विस पोर्टल ये रहने वाला है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सबसे अहम पॉइंट है एंड कस्टमर रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स सब आपको एक जगह पे मिल जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये सारी एचआरआईएस की फीचर रहने वाली है। अब फंक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं कि एचआरआईएस के एग्जैक्टली क्या कुछ फंक्शन रहने वाले हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, माने फ्यूचर में हमें एग्जैक्टली कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्किल वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी नॉलेज, कौन कौन से विजडम वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये होगा एचआर रिसोर्स प्लानिंग। इसमें कौन हेल्प करता है, एचआरआईएस हेल्प करता है टैलेंट को एक्वायर करने के लिए और रिटेन करने के लिए। कौन हेल्प करता है, एचआरआईएस हेल्प करता है टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, ये भी मैं बता चुका हूं, एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। देखिए पेरोल की बात कर लीजिए, बोनसेस की बात कर लीजिए, टैक्स कैलकुलेशन और बेनिफिट्स की बात कर लीजिए, इन सब में भी हमारा एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी हेल्प करता है। परफॉर्मेंस अपैरेजल में अभी हम लोगों ने पढ़ा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एंड लीगल कंप्लायंसेस के अंदर, ये सारे बेनिफिट कौन देता है, हमको एचआरआईएस देता है। तो एक बार अगर आप लोग एक डेफिनेशन पीछे वाला कोई भी एक चार्ट या फिर एक ये आपकी टेबल समझ गए ना, तो डेफिनेट सी बात है आप लोग इंटरकनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे की चीजों को और आप लोग इजीली एग्जामिनेशन के अंदर बाय डिफरेंस क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। अब आगे करते हैं, एक एचआरएम के अलावा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा एक सवाल और पूछा जाता है जिसको कहते हैं ईएचआरएम, माने इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है लेकिन डिजिटली,
डिजिटली अगर आप लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको ईएचआरएम कहते हैं। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ, इट रेफर द इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म इनटू द एचआर प्रोसेस। माने जितने भी इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसका इंटीग्रेशन एचआर प्रोसेस के साथ करना और प्रैक्टिसेस के साथ करना क्या कहलाता है, ईएचआरएम कहलाता है। थ्रू ईएचआरएम एचआर एक्टिविटीज लाइक जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, पेरोल हो गया, परफॉर्मेंस अपेरेजल हो गया, एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन हो गया एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर परफॉर्म्ड डिजिटली। इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, डिजिटली परफॉर्म किया जाता है यूजिंग वेब बेस्ड सिस्टम। किसका इस्तेमाल करके, वेब बेस्ड सिस्टम का। क्लियर है, तो ये आपका क्या रहता है, ईएचआरएम रहता है। अब कई बार एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस करना एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को, आगे क्या है, इंप्रूव क्वालिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एचआर सर्विसेज। एचआर सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना स्पीड एंड द एक्यूरेसी ऑफ एचआर ऑपरेशन, एचआर ऑपरेशन की स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना एंड इनहांस करना एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड द सेल्फ सर्विसेज। ठीक है, आगे हम लास्ट लिख सकते हैं, इनेबल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थ्रू द एचआर एनालिटिक्स। माने एचआर एनालिटिक्स के थ्रू क्या इनेबल करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ये ईएचआरएम के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। 3 तरीके के ईएचआरएम आपके एग्जामिनेशन के अंदर डाले गए, पेपर के अंदर, सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। ऑपरेशनल ईएचआरएम, रिलेशनल ईएचआरएम और ट्रांसफॉर्मेशनल ईएचआरएम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशनल ईएचआरएम, रिलेशनल ईएचआरएम और आपका क्या रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशनल ईएचआरएम। अगर आप लोग पढ़ते हैं ऑपरेशनल ईएचआरएम माने ऑटोमेट रूटीन, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेट रूटीन एचआर एक्टिविटीज लाइक पेरोल, अटेंडेंस एंड लीव एंड मैनेजमेंट। ये किस में आ जाते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी को जो मैनेज करता है उसको ईएचआरएम कहते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट एचआर फंक्शन सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्रू द डिजिटल टूल्स। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर आ जाएगा, या हिस्सा आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो 3 तरीके के टाइप ऑफ ईएचआरएम होते हैं, ऑपरेशनल ईएचआरएम, रिलेशनल ईएचआरएम और ट्रांसफॉर्मेशनल ईएचआरएम, याद रखिएगा। लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ ईएचआरएम क्या रहने वाले। देखिए ईएचआरएम से टाइम सेव हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है और इनहांस होती है एफिशिएंसी, और यहाँ पे सपोर्ट होता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम को। माने जितनी भी एचआरएम की स्ट्रेटेजी है उनको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ईएचआरएम से संबंधित अगर कोई सवाल आता है या शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे और उसको आंसर कर पाएंगे। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% कंफर्म है, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, इसको करके जाना। क्या है, गिव ए प्रोसीजर फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस। माने आपको रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, प्रोसेस देना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 4 प्रोसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। पहले हम लोग एक बार ग्रीवियंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। असल में ग्रीवियंस इज ए फॉर्मल कंप्लेंट रेज्ड बाय एन एम्प्लॉय कंसर्निंग वर्किंग कंडीशंस, management policies, behavior of the supervisor and the colleagues or any dissatisfaction related to the employment। employment के अंदर employee को अगर किसी भी तरीके की complaint को raise करना है, चाहे वो working condition से related हो, management policies से related हो, behavior of supervisor या colleague से जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं grievance। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसके objectives क्या रहने वाले, देखिए employees की जितनी भी conditions होती हैं, complaints होती है, उनको रिजोल्व करना, मेंटेन करना एक हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट को और बिल्ड करना ट्रस्ट को। ये 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं अगर आपसे रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 4 स्टैंडर्ड वाला स्टेप मॉड्यूल। क्लियर है, यानी कि कैसे किसी भी एक एम्प्लॉय की समस्या को सोल्व किया जाता है। तो 4 स्टेप रहेंगी। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपका इनफॉर्मल कंप्लेंट आता है, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर रिटन कंप्लेंट आता है, और स्टेप नंबर 3 के अंदर
अंदर आपका ग्रीवियंस कमेटी तक बात जाती है, और स्टेप नंबर 4 के अंदर आपका अपील टू द टॉप मैनेजमेंट या आर्बिट्रेरी लेवल पे ये बात जाती है, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप में इसका रिजोल्यूशन होता है। सबसे पहली स्टेप रहने वाली है इनफॉर्मल कंप्लेंट, लेवल 1 की होती है, इसको इमीडिएट सुपरवाइजर सोल्व कर देता है। माने यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, द एग्रीव्ड एम्प्लॉयड शुड फर्स्ट अप्रोच टू द इमीडिएट सुपरवाइजर। किसके पास जाना पड़ता है? इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाना पड़ता है। इनफॉर्मली वो सुनता है और ओरली इसका निपटारा कर दिया जाता है स्टेप 1 के ऊपर, लेवल 1 के ऊपर। अगर फिर भी ओरली जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है अगर उससे सॉल्यूशन नहीं होता है तो बात जाती है रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर। अब ये क्या करेगा? अब ये जो आपका एम्प्लॉय है, इफ एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, a written grievance is submitted to the department head और HR मैनेजर। डिपार्टमेंट हेड के पास या HR मैनेजर के पास अब रिटर्न में ग्रीवियंस चली गई है। ए फॉर्मल मीटिंग इज हेल्ड, इसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है। रिटर्न रिस्पॉन्स इज गिवन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिटर्न जो आपका क्या है रिस्पॉन्स दिया जाता है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, और जनरली ये 3 से 7 दिन का मान के चल सकते हो। तो सेकंड स्टेप रहने वाली है। तीसरी स्टेप की बात करूं तो ग्रीवियंस कमेटी होती है। फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, यहां पे रिटर्न के बाद भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इफ अनरिजॉल्व द ग्रीवियंस इज रेफर्ड टू द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। किसके पास बात चली जाती है? ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास। एंड द कमेटी हियर्ड बोथ साइड, कमेटी क्या करती है? दोनों पक्षों को सुनती है, एग्जामिन करती है एविडेंस को, एंड गिवन ए फेयर रिजोल्यूशन, एक फेयर रिजोल्यूशन देती है। दिस एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड द न्यूट्रलिटी। ये किसको इंश्योर करता है? ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी को। कई बार क्या होता है यहां पर भी समाधान नहीं होता है तो बात होती है अपील टू द टॉप मैनेजमेंट या आर्टिब्रेशन में, यानी आपका लेवल 4 रहेगा। इफ एम्प्लॉयज इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, द ग्रीवियंस इज एस्केलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट। ग्रीवियंस किसके पास जाती है? टॉप मैनेजमेंट के पास जाती है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन आर्टिब्रेशन और लीगल रेमेडीज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कुछ लीगल रेमेडीज होते हैं, मे आल्सो बी यूज्ड। द डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज यूजुअली कंसीडर फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन ले लेगा वो ले लेगा। एक आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं क्या, जैसे एम्प्लॉयज है वो सबसे पहले सुपरवाइजर के पास जाएगा, ओरली अगर उसका सॉल्यूशन हो जाता है, नहीं तो HR को या डिपार्टमेंट ऑफ हेड को रिटर्न में देगा। सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ग्रीवियंस कमेटी के पास बात जाती है। वहां भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो बात कहां पे जाती है? टॉप मैनेजमेंट के पास जाती है। और फाइनली टॉप मैनेजमेंट जो बात डिसाइड कर देता है, जो आपका सॉल्यूशन देता है वो फाइनल सॉल्यूशन होता है, फिर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। तो काफी अहम ये सवाल हो जाता है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। मेक श्योर करके इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस द वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये दोनों काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है। देखिए ये पूरी की पूरी कहानी वर्क फ्रॉम होम वाली एक बड़ा पेंडेमिक कोविड-19 था उसके बाद ही शुरू हुई थी। और यहाँ पे आजकल कंपनी ऐसी हैं जो कुछ हैं जो वर्क फ्रॉम होम को प्रीफर करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम ऑफिस को प्रीफर करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो हाइब्रिड मॉडल को अपनाती हैं, माने दोनों के कॉम्बिनेशन, माने वो ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करना। देखिए इसके ऊपर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, एडवांटेजेस आप लोग लिख सकते हैं। ये वाली आपको टेबल जरूर एक बार याद कर लेनी है। वर्क फ्रॉम होम के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। यहां से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तमाम चीजों को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वाला सवाल आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं ये वाले सवाल को। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको एक बार रीड आउट जरूर करेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये सवाल रिपीट होता है तो अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काफी अहम ये क्वेश्चन रहने वाला है, टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। टैलेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस जहां पर हम अट्रैक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, एंगेज करते हैं, फिर रिटेन करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। किसको? किसी भी इंडिविजुअल को विद ए हाई पोटेंशियल, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, हु क्रिटिकली टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ठीक है, जो क्या बन सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का हिस्सा बन सकता है। इन सिंपल वर्ड आप लोग ये कह सकते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट मींस हायरिंग द राइट पीपल, developing their skills, motivating them to perform well and retaining them for a long term, माने उनको रिटेन करके रखना लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या कहलाता है? टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करना बेस्ट टैलेंट को, ठीक है, रिटेन करना हाई परफॉर्मेंस इंप्लॉयज को, एंश्योर करना इंप्लॉयज डेवलपमेंट एंड द कैरियर प्रोग्रेशन को, एंड इंडिविजुअल गोल्स विद ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन फॉर द फ्यूचर।
क्लियर। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट के रहने वाले हैं, जो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, माने जैसे टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट को एक्वायर करना, टैलेंट का डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग एंड एम्प्लॉयज रिटेंशन एंड द कंपनसेशन एंड द रिवॉर्ड। ये सारी चीजें, कंपनसेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवॉर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयज का रिटेंशन भी काफी बार पूछा जाता है, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन उठाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये कंपोनेंट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनके ऊपर लिख के आ सकते हैं, आप लोग इनके ऊपर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर अट्रैक्टिंग आता है, फिर सेलेक्टिंग आता है, फिर डेवलपिंग आता है, फिर रिटेनिंग आता है, और लास्ट में क्या आता है, ट्रांजिशनिंग। ठीक है, इसको याद रखना। ट्रांजिशनिंग के अंदर याद रखिएगा प्रमोशन, ट्रांसफर या सक्सेशन होता है। अगर रिटेनिंग की बात करते हैं, एंगेजमेंट, मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग रहता है। डेवलपिंग के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो या वर्कशॉप या लर्निंग टूल्स रहते हैं। सेलेक्टिंग के अंदर इंटरव्यू, असेसमेंट, स्किल टेस्ट के बेस पे तमाम बातें हम लोग पिछली यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट आप लोग लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है इसकी हेल्प से, बिल्ड किया जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एट्रिशन एंड द आपका हायरिंग कॉस्ट रहता है, एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड द सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे मद्देनजर रख के काफी हेल्प की जाती है। बिजनेस कम्युनिटी थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर किया जाता है। एनकरेज लर्निंग एंड द इनोवेशन कल्चर, किसको आपका एनकरेज किया जाता है, लर्निंग एंड द इनोवेशन कल्चर को। क्लियर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टैलेंट मैनेजमेंट, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जरूर करके जाइएंगे। अब लास्ट एंड फाइनल है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला सवाल, नहीं शायद लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है, सोशल सिक्योरिटीज है। दो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। why is it important for the organization to care of employees health, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की हेल्थ से रिलेटेड सवाल है। व्हाट प्रोविजन कैन बी मेड टू एंश्योर हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज हेल्थ की बात करूं, एम्प्लॉयज हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी, किससे जुड़े हुए हैं, प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं, एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, ऑफ एन ओन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, यानी कि एम्प्लॉयज हेल्थ का मतलब क्या है, जो आपका एम्प्लॉयज है उसकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और ओवरऑल सक्सेस से इसका जुड़ाव है। ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉयज हेल्थ बिल्ड ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज की हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एक तरीके से क्या करती है, बनाती है, और रिड्यूस करती है जो लीव है, यानी कि जो सीक लीव है, एंड इंक्रीज एम्प्लॉयज लॉयलिटी, और इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी लॉयलिटी। रीजन देखिए, व्हाई एम्प्लॉयज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रोडक्टिविटी बेटर चाहिए तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं सिक लीव आपके यानी कि छुट्टी कम से कम ले तो आप उनकी हेल्थ बेटर होनी चाहिए। लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट अगर आप लोग को करनी है तो उनकी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। इंप्रूव्ड एम्प्लॉयज मोरले, आगे देखिएगा रिटेंशन एंड द लॉयलिटी के लिए उनकी हेल्थ का होना जरूरी है, एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर के लिए ये फैक्टर जरूरी है, एंड कंप्लायंस विद लीगल नॉर्म्स के लिए ये फैक्टर जरूरी है। तो ये आप जरूर करके जाइएगा। कौन कौन से प्रोविजन है, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आगे क्या है मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो गया, उसके बाद क्या है सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन हो गया, वेलनेस एंड प्रोग्राम हो गया, उसके बाद क्या है एरोगोनोमिक वर्कप्लेस डिजाइन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट बातें, इनको याद रख लीजिएगा। लास्ट सवाल है जो एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होगा, सोशल सिक्योरिटीज को एक्सप्लेन करना है, इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वर्किंग सिस्टम। किसके वर्किंग सिस्टम, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन वर्किंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सोशल सिक्योरिटीज रेफर करता है एक ऐसे प्रोटेक्शन को जो गिवन होता है गवर्नमेंट के द्वारा या इंप्लॉयर के द्वारा टू द वर्कर अगेंस्ट द इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क जैसे सिकनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, मैटरनिटी हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं वर्क रिलेटेड इंजरीज और है जिसको आप लोग डेथ कहते हैं। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ द पब्लिक और एम्प्लॉयर बेस्ड बेनिफिट्स डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर एंड द एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज इन द टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ हमें समझाने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको याद करनी है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया जैसे ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हो गया। तो ऐसे करके 8 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, ये 8 स्कीम दे रखी है, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और एक बार इन सोशल सिक्योरिटीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा इन 3-4 पॉइंट को। तो ये काफी अहम सवाल है
काफी अहम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहने वाली है। और मैंने कोशिश की है करीब करीब हर एक उस सवाल को यहाँ पे इंक्लूड करने की जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस यूनिट को प्रिपेयर कर लेंगे। यूनिट नंबर 1 आई थिंक अपलोड हो गया है, उसके बाद 3 भी अपलोड हो गया होगा अभी तक मेरे हिसाब से, और जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5वीं भी अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम के दरमियान। अब आप देखेंगे इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 2 आएगी और फिर आपकी यूनिट नंबर 4 आएगी, और पांचों यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं। डोंट वेट फॉर द वन शॉट की अगर आप लोग सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे केवल वन शॉट देख के चले जाएंगे, सिलेबस इज सो लेंथी, 22 चैप्टर के आसपास है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, और मैं एक वीडियो में कवर कराने चला तो 7-8 घंटे की लंबी क्लास हो जाएगी, जिससे कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हर एक यूनिट वाइज अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे, एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आएंगे और फीडबैक जरूर देंगे कि एग्जैक्टली आपका पेपर कैसा गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।